नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में फिर लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए टॉप 30 प्रश्न जो कि हैं दोस्तों सामान्य हिंदी से, हिंदी व्याकरण से। दोस्तों ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस दोस्तों सेलेक्टेड हैं। और प्रत्येक चैप्टर में से दोस्तों मैं एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेकर के ज़रूर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक चैप्टर आपको देखने के लिए वीडियो में मिलेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम टॉप 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करना। ठीक है दोस्तों, इसकी बिल्कुल मत करना। सामान्य ज्ञान हिंदी व्याकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों हिंदी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें अच्छे नंबर गेन करा सकता है, अच्छे नंबर दिला सकता है थोड़ी सी तैयारी पर। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। यहाँ से हम बहुत सारे नंबर लेके जाएंगे 101%। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी हिंदी पूछा जाता है, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इससे पहले के 3 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सामान्य हिंदी से टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे वीडियोस, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, रस कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8 या फिर 9? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों रसों की संख्या जो है वो 9 होती है, 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितनी मानी है? 8। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे के कारण दोस्तों वात्सल्य रस और दोस्तों भक्ति रस आ जाते हैं, इसीलिए रसों की संख्या हमारी 9 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रसों की संख्या कितनी है? 9। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है पौवार्य होना का अर्थ है। पौवार्य होना का अर्थ क्या है दोस्तों? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या फिर सुबह हो जाना? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों पौवार्य होने का अर्थ जो होता है वो लाभ ही लाभ होना है, चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना। बोल देते हैं ना पौवार्य 25 हो गए उसके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाभ ही लाभ होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखनी है हमें दोस्तों, इसमें 6 किस प्रकार से लिखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 जो लिखते हैं हम ऐसे करके लिखते हैं, छह। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं मैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सीट हम लेके ही रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे। तो दोस्तों लगे रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक और क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी से। शुद्ध वर्तनी से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव, उत्सव, उत्सव या फिर उत्सव? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, किस प्रकार से हम उत्सव लिख सकते हैं, शुद्ध शब्द क्या होगा? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्सव। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम उत्सव लिखते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है घुटने टेक देना का अर्थ है। घुटने टेक देने का दोस्तों अर्थ क्या है? विवाह करना, याद करना, हार मानना या फिर कायर होना? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मुहावरे से लिए हैं दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो सभी क्वेश्चंस में कवर कराता चल रहा हूँ और आपके साथ साथ में थ्योरी भी हम कवर करते चल रहे हैं। तो थ्योरी के लिए आप लोग कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठिए, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं, उनको आप लिखते जाइए। ठीक है दोस्तों, एक नोट्स बनाते जाइए सभी क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 5, घुटने टेक देना का अर्थ दोस्तों क्या है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हार
मानना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हार मानना। बोल देते ना, अरे इसने तो घुटने टेक दिए, तो इसका मतलब ये है ये तो हार मान गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समास जो होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। समास की याद करने की ट्रिक है अब तक दादा। ठीक है दोस्तों, अब तक दादा, इतना सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा। अब तक दादा। आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय और दा से दोस्तों द्वंद्व या फिर द्विगु, दूसरे दा से द्विगु। इस प्रकार से आप 6 समास आसानी से याद रख सकते हैं। अब तक दादा, एक सेंटेंस आप लोग याद रखिए, अब तक दादा। आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से हमारा तत्पुरुष हो जाएगा, का से कर्मधारय हो जाएगा, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो दोस्तों समास की बात करें हम, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों चतुर्भुज में हमारा समास हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है दोस्तों? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, हमारा क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा हो जाता है? बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज का मतलब है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं? तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। तो चतुर्भुज का मतलब विष्णु, 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा तिरंगा में? तो दोस्तों तिरंगा में हमारा समास हो जाएगा द्विगु। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास की क्या परिभाषा होती है दोस्तों? पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, जिसको हम पूर्व पद भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पद जो होता है हमारा वो संख्यावाचक होता है। तिरंगे का मतलब है 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा द्विगु समास हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्विगु समास में दोस्तों पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्या मतलब संख्या होंगी, उसमें 4 हो सकता है, तिराहा हो सकता है, चौराहा हो सकता है ना, इस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। दोस्तों बात करें हम कारकों की, तो कारकों की जो संख्या होती है हमारी दोस्तों 8 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? कारकों की संख्या 8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? अपादान हो रहा है, मतलब अलगाव हो रहा है। जहाँ पर अलगाव होता है, अलगाव का बोध हो, मतलब कोई चीज़ दूर हो रही है, तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा दोस्तों। ठीक है, छत से, बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब छत से अलग हो रही है वो, तो इसमें से कारक की विभक्ति से विभक्ति लग रही है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा, वाक्य में को दो है दोस्तों, को कौन सा कारक है? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को जो है कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान या फिर अपादान। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कर्म कारक की विभक्ति है को। ठीक है, कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये हमारी कर्म कारक की क्या होती है? डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है कर्म कारक की। वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े उन्हें हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। को जो है हमारा, ये जो को है ये दोस्तों हमारी कर्म कारक की विभक्ति है।
ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा है हमसे भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, प्रस्तर का तद्भव शब्द है। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? पाथर, पत्थर, पत्थर या फिर फत्तर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तद्भव शब्द पूछा है दोस्तों, तद्भव, तद्भव कौन से शब्द होते हैं दोस्तों? तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हम हिंदी में ले करके आते हैं, हिंदी में बोलते हैं उनको। ठीक है, वही हमारे तद्भव होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पत्थर का तत्सम शब्द जब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रस्तर का जो हो जाएगा वो पत्थर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? पत्थर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, प्रस्तर जो है ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रस्तर कैसा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। और पत्थर जो है हमारा ये तद्भव हो जाएगा। तो हमसे प्रस्तर का तद्भव पूछा है तो क्या हो जाएगा? पत्थर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, तुरंत गृह कार्य करो। तुरंत गृह कार्य करो वाक्य में कौन सा वाक्य है? ये जो वाक्य है दोस्तों कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या फिर निषेधवाचक वाक्य है? बताइए कौन सा ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। तुरंत गृह कार्य करो, तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं या उससे प्रश्न पूछ रहे हैं या संदेश दे रहे हैं उसके लिए, या फिर निषेध कर रहे हैं उसका? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य है, यहाँ पर हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आज्ञावाचक। तुरंत गृह कार्य करो, तो ये कैसा हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, याचना, उपदेश आदि का बोध हो वही हमारे आज्ञावाचक कहलाते हैं। ठीक है, आज्ञावाचक की परिभाषा है जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, याचना या फिर दोस्तों उपदेश आदि का बोध हो वही हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आज्ञावाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, मैं जाता हूँ वाक्य में कौन सा वाक्य है दोस्तों? मैं जाता हूँ ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन के लिए स्किप मत करना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस बार वर्दी लेकर ही रहेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसा वाक्य दोस्तों? ये मैं जाता हूँ, तो दोस्तों सरल वाक्य है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में केवल एक ही क्रिया पाई जाती है उसी को हम सरल वाक्य कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वाक्य में केवल एक ही क्रिया पाई जाए तो वो कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, हीरा शब्द है। हीरा दोस्तों कैसा शब्द है? वाहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्रव्यवाचक। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सी है, द्रव्यवाचक। द्रववाचक संज्ञा कौन सी होती है दोस्तों? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव, पदार्थ आदि का बोध होता है वही हमारे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा दही हो गया, ठीक है दोस्तों, सोना हो गया, ठीक है दोस्तों, पीतल हो गई, है ना, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, और संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्रववाचक। हीरा जो है ये द्रववाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, वह राम का भाई है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सर्वनाम से है। वह राम का भाई है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वह राम का भाई है, ये दोस्तों हमारा संकेतवाचक है। ठीक है दोस्तों, कैसा है? संकेतवाचक वाक्य है, संकेतवाचक सर्वनाम है,
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसी को हम संकेतवाचक कहते हैं। संकेतवाचक की परिभाषा वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें हम निश्चितवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यह हमारा विद्यालय है तो क्या है, निश्चित है, हमारा विद्यालय है, संकेत कर रहे हैं उसकी तरफ हम। वह मेरी पुस्तक है तो उसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाए संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, कौन सा शब्द बहुवचन है? दोस्तों बहुवचन पूछा है हमसे, आपको प्रत्येक चैप्टर में से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा हॉल में निकलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द बहुवचन है? संतरे, पुस्तक, लड़की या फिर राम? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, संतरे। ठीक है, संतरे जो है ये हमारा बहुवचन है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में वचन की जो संख्या होती है वो दोस्तों 2 होती है, एक वचन और बहुवचन। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संतरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमीय, सुधा, पीयूष या फिर रसाल? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों अमृत का जो पर्यायवाची नहीं है वो हमारा रसाल है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? रसाल। रसाल जो होता है ये दोस्तों आम का पर्यायवाची है, याद रखिए, ये भी आम का पर्यायवाची है रसाल। अमीय, सुधा और पीयूष ये तीनों हमारे अमृत के पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा है हमसे, नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो रसाल हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं होता, ये आम का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है पे ज़्यादा गौर दिया करिए, क्योंकि हम नहीं को नहीं देखते हैं और सही लगा के चले जाते हैं तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, वो गोला करके चले जाते हैं हम। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा खासा क्वेश्चन हमसे बनता भी है और हम अच्छे से जानते भी हैं उस क्वेश्चन को, हमने पढ़ा भी है और उसको हम गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि नहीं बोला है, नहीं पूछा है, आँख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में परीक्षा हॉल में। तो दोस्तों नहीं पूछा है, चक्षु, लोचन, अच्छी या फिर चीर? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन, चीर। चीर जो है ये हमारा कपड़े का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, किसका है? कपड़े का पर्यायवाची है। चक्षु, लोचन और दोस्तों अच्छी, ये तीनों हमारे आँख के पर्यायवाची हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, जिसे कोई जीत ना सके। वाक्य के लिए हमें एक शब्द चुनना है। ठीक है दोस्तों, जिसे कोई जीत ना सके, विजय, अजय, सरल या फिर अपराजित? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? वाक्य के लिए शब्द समूह एक शब्द चुनना है वाक्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, तो दोस्तों यहाँ पर अजय जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसको कोई जीत ना सके उसको हम अजय बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? अजय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा रहा कमेंट ज़रूर करना, क्वेश्चंस कैसे लगे बिल्कुल कमेंट ज़रूर करना एक प्यारा सा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, इस समय शेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अनादर का विलोम शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, अनादर का विलोम शब्द है। मान, सम्मान, आदर या फिर सत्कार? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? अनादर का विलोम शब्द क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19? तो दोस्तों अनादर का जो विलोम होगा वो दोस्तों आदर होगा। ठीक है दोस्तों, आदर सत्कार करना। अनादर का मतलब भगा देना उसको, उसका कोई भी आदर ना करना, तो आदर हो जाएगा विलोम शब्द। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, जिसके पास कुछ ना हो। वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है हमें, जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन, निर्धन, नंगा या फिर दरिद्र? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा
एक शब्द जो हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अकिंचन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, या फिर इति धन आदि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो दोस्तों इति धन आदि होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ई और आ, बड़ा वाला आ मिलकर के क्या हो रहा है, क्या बनना है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा इसको दोस्तों क्या बनना है? तो हमारा इसमें या बनना है, इत्यादि या बनना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें संधि का नाम पूछता हमसे तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि। ये यण संधि है, यण संधि, और दोस्तों ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 32, 34, 33 या फिर 36। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं हमारे 33। ठीक है दोस्तों, 11 हमारे स्वर होते हैं, याद रखिएगा 11 स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है, और व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 तो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और दोस्तों 4 ही हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो 25 और 4 कितने हो गए? 29, 29 और 4 कितने हो गए? 33 हो गए। इस प्रकार से ये व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों गलत ऑप्शन की तरफ ना जाना। 14 सितंबर जो है ये हमारा भारतीय हिंदी दिवस है। भारत में हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज 11 जनवरी है, कल जो मनाया गया था वो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो पूरे विश्व में जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और हमारे भारत की बात करें तो हम 14 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली बात तो यही है कि जितनी भी भाषाएं वो हमारी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, और तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या है दोस्तों वो 22 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब संविधान बन के तैयार होता उस समय 14 भाषाओं का वर्णन था उसमें 8वीं अनुसूची में, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, 22 भाषाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो दोस्तों ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो भाषाई आधार पर हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? स्वर पूछा है दोस्तों हमसे, स्वर नहीं है। ठीक है, अ, उ, ए या फिर का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों स्वर नहीं है पूछा है हमसे, नहीं है, तो ये हमारा का जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? व्यंजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ, उ और ए ये तीनों हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27। डोरे डालने का अर्थ है? इंपॉर्टेंट मुहावरा है दोस्तों, डोरे डालना। इसका दोस्तों अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा प्रेम में फंसाना। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं दोस्तों। अतीत के चलचित्र ये दोस्तों किसकी रचना है? इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता जो है वो बताइए कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा।
अतीत के जो चलचित्र हैं ये महादेवी वर्मा की रचना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29, पल्लव की रचयिता हैं। पल्लव दोस्तों ये किन की रचना है पल्लव? तो दोस्तों पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या फिर मगधी? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवधी। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है रामचरितमानस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को 1-200 लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो, ठीक है दोस्तों। आपके सपने पूरा करने में मेरा थोड़ा सा भी सहयोग है, अगर आप मानते हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले के जो भी आपके टेस्ट हैं उनको जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।